हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम क्लास 10th चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, इस चैप्टर की स्टार्टिंग से हम लेसन को स्टार्ट करेंगे और बीच में से नहीं पढ़ेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि वो मेन कंटेंट से स्टार्ट करते हैं और इंट्रोडक्टरी पार्ट को अक्सर मिस करते हैं एनसीईआरटी से। बट इंट्रोडक्टरी पार्ट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इवन कि यहाँ से क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट नहीं आते हैं बोर्ड में, बहुत रेयर ही होगा कि यहाँ से आपको कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बट स्टिल यू हैव टू कवर अप दिस पार्ट ऑल्सो, क्योंकि ये आपकी लेसन को आगे जब आप इस लेसन को पढ़ेंगे तो उसके लिए एक बेस क्रिएट करेगा और आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी लेसन के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन लाइफ प्रोसेसेस। ना लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको थोड़ा देखते हैं। नाउ देर आर फ्यू एग्जाम्पल्स गिवन देयर इन योर बुक्स। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल आपका दे रखा है कि आप एक डॉग देख रहे हैं जो रन कर रहा है। देन सेकेंड एग्जाम्पल इज देर इज़ अ काउ जो कट चूइंग कर रही है, एंड देर इज़ अ मैन हु इज शाउटिंग। अब इन 3 एग्जाम्पल्स को अगर हम पूछें कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो येस डेफिनेटली एवरीबडी विल से दैट दे आर लिविंग। अगर अब ये क्वेश्चन आता है कि वाई डू वी कॉल देम एज लिविंग, क्यों हम इनको लिविंग बोल रहे हैं, क्योंकि जो सबसे बेसिक कैरेक्टर हमको यहाँ पर सामने देखने को मिल रहा है दैट इज़ दे आर ऑल शोइंग सम और दी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट। डॉग की रनिंग, काउ की कट चूइंग, मैन शाउटिंग, किसी ना किसी फॉर्म में आपको इसको मूवमेंट दिख रही है। अब अगर हम यही मूवमेंट्स इनकी बंद कर दें और कहें कि ऑल दीज 3 डॉग, काउ, मैन, ये सब सोए हुए हैं, दे ऑल आर अस्लीप, तो क्या कहेंगे हम, लिविंग है या नॉन लिविंग है? येस, स्टिल वील कॉल देम लिविंग। क्यों? क्योंकि अब हमारा आंसर होगा दे आर ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग हमें कैसे पता चल रहा है कि ब्रीदिंग भी हमको कुछ तरीके की मूवमेंट शो हो रही है। ठीक है, कुछ एनिमल्स में आप इस मूवमेंट को बहुत क्लियरली नहीं देख पाएंगे, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो मैमल्स हैं, जो आपके आसपास एनिमल्स हैं, आप उनकी ब्रीदिंग मूवमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास लिविंग बीइंग के कैरेक्टर्स विजिबल नज़र में आए हैं, दे आर मूवमेंट, सेकेंड इज ब्रीदिंग और ग्रोथ भी। ठीक है, ग्रोथ भी जो आपका लिविंग और नॉन लिविंग का है वो भी एक तरह की आपको मूवमेंट शो कर रहा है। आप देख रहे हैं कि हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, तो ये भी एक तरह की मूवमेंट हो गई। ठीक है, प्लांट्स में हमको ये मूवमेंट थोड़ा कम देखने को मिलती है, क्योंकि प्लांट्स को अगर हम ग्रो करता देखते हैं तो हमें बहुत एक लंबे टाइम तक उनको ऑब्जर्व करना पड़ता है। सपोज देयर इज़ अ ट्री इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, तो उसकी आप ग्रोथ को इतना इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। एक प्लांटर से ट्री का बनना वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं उसकी ग्रोथ को, बट एक ट्री ग्रो कर रहा है दैट विल बिकम अ डिफ़िकल्ट थिंग टू ऑब्जर्व। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जो कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आए हैं दैट इज़ मूवमेंट। अब ये मूवमेंट जो विजिबल है हमको, क्या ये मूवमेंट बॉडी के अंदर एट मॉलिक्यूलर लेवल भी है? येस, डेफिनेटली वहाँ पर मॉलिक्यूलर लेवल पर भी कुछ मूवमेंट्स हैं। ये मूवमेंट जो मॉलिक्यूलर लेवल में हो रही हैं ये हमको विजिबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं दे आर इनविजिबल मूवमेंट एट मॉलिक्यूलर लेवल। क्या मॉलिक्यूलर लेवल मूवमेंट ज़रूरी है फॉर लाइफ? येस, एक बॉटनिस्ट विल डेफिनेटली से कि येस, लाइफ के लिए जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट बॉडी के अंदर चल रही है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी मूवमेंट के बेसिस पर हम वायरस के बारे में बात कर पाते हैं कि वायरस के अंदर हमको कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिलती। ठीक है, सो वायरस के अंदर अगर कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलती, विजिबल तो खैर वो है ही नहीं हमको, बट उसके अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो आपको कोई उसकी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी और उसकी कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट भी नहीं है। दैट इज़ वाई वी डोंट कॉल वायरस एज लिविंग। येस, वायरस अगर किसी और की बॉडी के अंदर चला जाता है तब उसकी कई तरह की हमको मूवमेंट देखने को मिलती है, तभी हम कह सकते हैं कि वायरस अब लिविंग हो गया। मीन्स वायरस इज़ ऑन द बाउंड्री लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो यहाँ से हमको मॉलिक्यूलर मूवमेंट के बारे में हम समझे हैं कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट में लाइफ
में मॉलिक्यूलर मूवमेंट इम्पॉर्टेंट है। अब हम एक ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये बेसिक ही है, बहुत इन्फॉर्मेशन जो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ी भी है। क्या हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिजम्स दे आर मेड अप ऑफ ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, बहुत सारे सेल्स से टिश्यूज़ बनते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे देखते हैं कि सेल्स जुड़कर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ जुड़कर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स जुड़कर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम भी एक होना चाहिए कि ऑर्गन्स जुड़कर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स जब कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करते हैं तब वो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब अगर हम सेल के बारे में बात करें तो सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनालीज हैं। ठीक है, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, आपके गोल्गी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, प्लांट्स में प्लास्टिड्स हैं, बहुत सारी सेल ऑर्गेनालीज हैं एक सेल के अंदर। अब ये ऑर्गेनालीज किससे बनी हुई हैं? येस, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स। अब ये सब चीज़ें एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलनी चाहिए। इनमें से किसी का भी अगर कोऑर्डिनेशन ख़राब होता है देन इट विल इवेंचुअली लीड टू द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो वैसे भी हमारे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इतने हैं और हमारी बॉडी के फंक्शंस इतने हैं कि इनकी एज के साथ साथ वर्किंग भी कम होती चली जाती है। अगर इनमें से कुछ भी वर्किंग कम हो जाए किसी भी रीज़न से, कैन लीड टू द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो अब हमारा मोटिव क्या हुआ लाइफ का कि ये सब चीज़ें एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलती रहें। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सब चीज़ों को एक प्रॉपर तरीके में चलाता है। अगर इनमें से कोई चीज़ डैमेज हो जाती है तो उसकी रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस होनी बहुत ज़रूरी है। अब इन सब चीज़ों की रिपेयर और मेंटेनेंस कैसे हो रही है? इनकी मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं हमारे सारे लाइफ प्रोसेसेस। यहाँ से अब आपका लेसन शुरू होता है कि हमारे लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं और कौन से हैं। ठीक है, अब लाइफ प्रोसेस क्या है? ये बॉडी के वो सारे प्रोसेसेस हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं, दैट आर वर्किंग टुगेदर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो भी प्रोसेसेस लाइफ बॉडी के अंदर चल रहे हैं उन सबको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अब जो भी लाइफ प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर चल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो हमारी बॉडी का डैमेज रोक रहे हैं, हमारी बॉडी को ब्रेक डाउन से बचा रहे हैं। अब इन सब कामों के लिए, इन सब लाइफ प्रोसेसेस के लिए बॉडी को चाहिए एनर्जी। बॉडी को क्या चाहिए इन सब प्रोसेस के लिए? एनर्जी। अब ये एनर्जी कैसे आएगी, कहाँ से आएगी? ठीक है, जैसे अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो उनको एनर्जी आउटसोर्स करनी पड़ती है, मतलब बाहर किसी सोर्स से एनर्जी लेनी पड़ती है। जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज़ फूड। ठीक है, लेकिन प्लांट्स वो अपना फूड खुद बना सकते हैं फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो अब यहाँ पर इस छोटे से डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ दिस डायग्राम ऑल अबाउट। ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर की बात हम कर रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं। इन सभी लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। अभी हमने बात करी है कि लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के लिए चाहिए एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड से। फूड कहाँ से आएगा? बाहर से। बाहर से फूड आएगा बॉडी के अंदर। ठीक है, और ये फूड क्या है? व्हाट इज़ दिस फूड? दिस फूड इज़ अ कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट। ठीक है, कार्बन से बनी हुई चीज़ होगी, जैसे ग्लूकोज है आपका, तो कार्बन बेस्ड होते हैं हमारे फूड प्रोडक्ट्स। अब चलो, फूड तो बॉडी के अंदर आ गया, अब ये फूड एनर्जी कैसे प्रोवाइड करेगा? इस फूड का बॉडी में ऐसा क्या होगा जो ये एनर्जी दे सकेगा? इस फूड के साथ होंगे हमारे बहुत सारे रिएक्शंस। ये रिएक्शंस ज़्यादातर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होंगे। ठीक है, इस फूड के क्या होंगे? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन।
और इस फूड से हमको मिलेगी एनर्जी। अब ये रिएक्शंस किसकी हेल्प से होंगे? कोई चीज़ बॉडी में ऐसी आनी चाहिए जो इस फूड के साथ रिएक्शन कराए, नहीं तो फूड तो एनवायरनमेंट में भी पड़ा हुआ है, खुद से तो वो कुछ नहीं कर रहा है, वो तो पड़ा हुआ है, लेकिन जब हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है तभी वो हमको एनर्जी दे पा रहा है। अब हमारी बॉडी के अंदर इस फूड का क्या होगा? रिएक्शंस होंगे, और इन रिएक्शंस को करवाने के लिए हमको चाहिए रहेगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब लाइफ प्रोसेस के लिए हमें कौन सी 2 चीज़ें चाहिए? फूड एंड ऑक्सीजन। फूड हमारा जो प्रोसेस जिससे हमारी बॉडी के अंदर फूड के काम होते हैं उसको हम स्टडी करते हैं अंडर न्यूट्रिशन, और जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आता है उसको हम स्टडी करते हैं रेस्पिरेशन। तो हमारे 2 लाइफ प्रोसेस यहाँ से हमने नाम देख लिए, कौन कौन से 2 मेन लाइफ प्रोसेस हैं? न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन से फूड विल एंटर द बॉडी, रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन विल एंटर द बॉडी। ऑक्सीजन जो है फूड के साथ रिएक्शंस करवाएगा और एनर्जी मिलेगी और लाइफ प्रोसेसेस चलेंगे। ठीक है, ये तो एक जनरल बात हो गई सभी ऑर्गेनिजम्स की। अब ऑर्गेनिजम्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर यूनिसेल्यूलर, और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं मल्टी सेल्यूलर। जैसे ये बर्ड है, इट्स अ मल्टी सेल्यूलर। ह्यूमन बींग्स हैं, मल्टी सेल्यूलर हैं। यूनिसेल्यूलर में आपका फेवरेट अमीबा। ठीक है, दिस इज अमीबा। ये एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। अब इसकी बॉडी में फूड और ऑक्सीजन कैसे आएगा? इसकी बॉडी में फूड और ऑक्सीजन सिंपली आएगा क्योंकि एक सिंगल सेल है और अपने एनवायरनमेंट से डायरेक्ट बॉडी में फूड एब्जॉर्ब कर लेगा, डायरेक्ट बॉडी में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड दिस प्रोसेस इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन वो प्रोसेस होता है जिसमें जो आपका सबस्ट्रेट है, जो आपका सब्सटेंस है, वो अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चला जाता है। तो सिंपली डिफ्यूजन, बाहर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो डिफ्यूज़ करके यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चली जाएगी। बाहर फूड है तो उसको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। अब ये सब प्रोसेस करने में जो उसकी बॉडी से वेस्ट बनेगा, अंदर वेस्ट ज़्यादा है तो वो बाहर डिफ्यूज़ हो जाएगा। अंदर रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, वो बाहर डिफ्यूज़ हो जाएगी। दिस इज़ अ सिंपल प्रोसेस। डिफ्यूजन से चीज़ें बॉडी के अंदर आ रही हैं और डिफ्यूजन से चीज़ें बॉडी के बाहर जा रही हैं। बट मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में डिफ्यूजन का प्रोसेस नहीं चल सकता। वाई? हम क्यों नहीं सीधा ले सकते? क्योंकि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो बहुत डीप तक गए हुए हैं। हमारी बॉडी के सभी सेल सरफेस पे नहीं हैं। तो जो अंदर हमारे सेल्स हैं, बॉडी के डीप सेल्स जो हैं, उनके पास कैसे ऑक्सीजन जाएगी, उनके पास कैसे फूड जाएगा? नाउ दिस इज़ नॉट अ सिंपल प्रोसेस। डिफ्यूजन से नहीं जा सकता। तो इसके लिए हमें एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस चाहिए जो कि एनवायरनमेंट से फूड को और एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेकर जाए। ठीक है, अब ये कैसे होगा? हम सबको मालूम है कि हम माउथ से फूड लेते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, माउथ में हमने फूड डाला। अब उसके बाद भी हमको आइडिया है ये कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खाने को डाइजेस्ट कर देता है। अब ये जो डाइजेस्टेड खाना है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलकर बॉडी के बाकी ऑर्गन्स के पास जाना चाहिए, है ना? बट बॉडी के बाकी ऑर्गन्स जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ तो नहीं पड़े हुए। योर लेग्स आर टू फार फ्रॉम योर स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो वहाँ तक ये खाना जाना चाहिए, आपके हैंड्स तक जाना चाहिए, फिंगर्स तक, ब्रेन तक, सब जगह ये खाना पहुँचना चाहिए। सिमिलरली जो आपने ऑक्सीजन ली है नोज से, इतना तो आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा है कि नोज से बाद में लंग्स में जाता है। अब ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से पूरी बॉडी को जाना चाहिए। तो दोनों चीज़ें, फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम से निकाल कर पूरी बॉडी में भेजना है, ऑक्सीजन को रेस्पिरेटरी सिस्टम से निकाल कर पूरी बॉडी में भेजना है। तो इसका काम कौन करेगा? इसका काम आपका नेक्स्ट सिस्टम करेगा, विच इज़ नोन एज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब ये सब जब बॉडी के काम चल रहे हैं तो डेफिनेटली बॉडी में वेस्ट प्रोड्यूस होगा। अब इस वेस्ट को, जो बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उसको कौन बाहर निकालेगा? निकालने का काम तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का है,
लेकिन इस एक्सक्रीटरी सिस्टम तक सामान कौन पहुंचाएगा? सेम ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ से हमको अपने बॉडी के लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पता चला कि मूवमेंट है, रेस्पिरेशन है, सेंसिटिविटी है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन। ठीक है, तो यहाँ से हमारा न्यूट्रिशन का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि न्यूट्रिशन क्या है। अब ज़्यादातर बच्चों से जो आंसर मिलता है न्यूट्रिशन का, दैट इज़ खाना खाना। सिर्फ खाना खाना इज़ नॉट न्यूट्रिशन। जो कंप्लीट आपकी डेफिनेशन है वो है इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। डेफिनेटली खाना खाना तो है ही है, बट बाद में उसका बॉडी का यूटिलाइजेशन भी। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन में दीज टू आर द कीवर्ड्स कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, न्यूट्रिशन अब दो तरह का है, एक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा आपका आता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, दे आर प्लांट्स, मेनली ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपके एनिमल्स हैं, फंगस है, दे शो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब कैसे प्लांट्स को हम बोलते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है? प्लांट्स को हम इसलिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं कि उनका ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। प्लांट्स हमारे ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स वो क्यों हैं? क्योंकि वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से अपना खाना बना लेते हैं। इनके पास जादू है, ये अपना खाना बना सकते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। अब बाहर से उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, अपने अंदर कुछ कुछ प्रोसेस चलाया और अपने लिए खाना बना लिया। इस फूड से वो अपने लिए एनर्जी भी जनरेट कर लेते हैं। मीन्स इनको खाना बनाने के लिए सिर्फ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस चाहिए जो बाहर से आ रहे हैं, और उनमें भी मेन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। वेयर एज एनिमल्स में क्या प्रोसेस रहता है? एनिमल्स जो है वो बाहर से कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स फूड मतलब जैसे आप खाने की जो भी प्लांट बेस्ड फूड बोलें या एनिमल बेस्ड फूड बोलें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, सीरियल्स, दालें, चावल, जो भी आप बोलें जो प्लांट से मिल रहे हैं, और एनिमल से मिलने वाले आपके मीट, एग्स, हनी, ये सब जो है ये कॉम्प्लेक्स फूड है। अब इनको मिल तो कॉम्प्लेक्स फूड रहा है, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स फूड को बाद में सिंपल फूड में ब्रेक कर दिया जाता है और उस सिंपल फूड से हमको मिलती है एनर्जी। अब ये फूड को कौन ब्रेक कर रहा है? इस फूड को ब्रेक करने का काम है एंजाइम्स का, और एंजाइम्स को हम बोलते हैं बायो कैटलिस्ट्स। ठीक है, ये एक आउटलाइन था आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। नाउ वी आर गोइंग टू गो इनटू डिटेल ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है आपका? ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स फूड, ठीक है, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है आपको? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, दिस इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनिमल ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड। और किससे बनाएगा? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से। और ये इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये आपके कीवर्ड्स हैं जो आपको डेफिनेशन में याद रखने हैं कि इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। और वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और साथ में इनको बनाने के लिए चाहिए हमको एनर्जी। प्लांट्स को क्या चाहिए इनको बनाने के लिए? एनर्जी। सिर्फ अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे दें
तो प्लांट खाना नहीं बना सकता, उसको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी आउटसोर्स करता है, ठीक है, बाहर से एनर्जी लेता है, तब वो अपना खाना बना पाता है। अब वो एनर्जी उसको कहाँ से मिलेगी? प्लांट्स को एनर्जी मिलेगी सनलाइट से। एवरीबडी नोज सनलाइट, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सनलाइट से एनर्जी लेंगे और अपना खाना बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक। ना फोटो मीन्स लाइट, जो लाइट की मदद से अपना खाना खुद बना रहे हैं उनको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक। और जो ये प्रोसेस चलेगा खाना बनाने का, दैट इज फोटोसिंथेसिस। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि क्या सनलाइट ही सिर्फ यूज़ करी जा सकती है? प्लांट्स जो एनर्जी लेंगे वो सिर्फ सनलाइट है? नहीं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो सनलाइट से नहीं लेते एनर्जी, वो अपनी एनर्जी लेते हैं किसी और केमिकल्स के ब्रेकडाउन पे। जैसे समझ लीजिए आपके पास एक केमिकल है ए, वो ब्रेकडाउन होकर के बना रहा है दूसरा केमिकल बी, ठीक है। इस ब्रेकडाउन से जो एनर्जी निकलेगी, ठीक है, इस ब्रेकडाउन से जो एनर्जी निकलेगी वो ये ऑर्गेनिजम्स एनर्जी को यूज़ कर सकेंगे। अब क्योंकि ये एनर्जी केमिकल से निकल रही है तो इसको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो वर्ड इज़ फॉर केमिकल्स, ऑटोट्रॉफ मीन्स खुद से खाना बनाना, तो कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और प्रोसेस क्या चलेगा इसमें होगा कीमोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस, फोटो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। एनर्जी का सोर्स सनलाइट, एनर्जी का सोर्स ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल्स। नाउ इन योर बुक्स ये वाली डिटेल हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए डिटेल अबाउट फोटोसिंथेसिस, क्योंकि मैक्सिमम ग्रीन प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। अब फोटोसिंथेसिस क्या है? फ्रॉम क्लास 2-3 आपको फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लर्न करवा दी गई है, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स में, और उसके लिए हमको चाहिए होती है सनलाइट और क्लोरोफिल। अ बेसिक डेफिनेशन विच एवरीबडी नोज। नाउ फोटोसिंथेसिस की अगर हम इक्वेशन की बात करें तो ये आज भी कुछ बच्चे गलत करते होंगे क्लास 10th में, तो इसको आपको अच्छे से लर्न करना है। 6CO2 + 12H2O in presence of sunlight and chlorophyll will give glucose, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। अब प्लांट जो है वो फूड तो बनाता है ग्लूकोज की फॉर्म में, लेकिन वो ग्लूकोज को स्टोर नहीं कर सकता। प्लांट इस ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करके स्टोर करता है, इसीलिए जो हम खाना खाते हैं उनमें ज़्यादातर हमको स्टार्च मिलता है, ठीक है। स्टार्च टेस्ट आपने बहुत सारे सब्सटेंसेस का किया हुआ होता है, तो आपको मालूम है पोटैटो स्टार्च, व्हीट स्टार्च, राइस में स्टार्च, तो ये सारी चीज़ों में स्टार्च है, क्योंकि ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? स्टार्च में। प्लांट ग्लूकोज को नहीं स्टोर कर सकता, ठीक है। तो स्टार्च की फॉर्म में ये स्टोर हो जाता है। और आपको मालूम है ह्यूमन बीइंग्स फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? ह्यूमन बीइंग्स फूड को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड फूड होता है दैट इज़ मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब चलिए, अब ये रॉ मटेरियल्स जो हैं इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से रॉ मटेरियल्स चाहिए। फर्स्ट इज सनलाइट। अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट, एक ही लाइन याद रखनी है इसमें, सन से सनलाइट फॉर एनर्जी। नेक्स्ट है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के लिए नाउ क्लोरोफिल कैसे है सर? क्लोरोफिल क्या है उसके पहले समझने से पहले हम देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो ड्रॉ हो रखा है ये क्या है। सबसे पहले हमने ये लीफ लिया, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया और इसको यहाँ से देखा, जैसे एक सैंडविच को देखते हैं ना आप, ऐसे सैंडविच की तरह यहाँ से इसको कट करिए और फिर सैंडविच को देखिए कितना मोटा है। इट इज़ जस्ट लाइक अ सैंडविच हेयर, ठीक है। आप इसको यहाँ से देख रहे हैं जहाँ से ये कट है, मीन्स एक ये ऐसे करके आपने इसको कट करा और ये आपने इसका व्यू देखा। इसमें आपको लीफ का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ।
थोड़ा लीफ के अंदर ही हमको क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं, ये रहे आपके क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब डायरेक्टली हम क्लोरोप्लास्ट पर नहीं जाएंगे, हम पहले थोड़ा सा लीफ का स्ट्रक्चर समझेंगे। लीफ के स्ट्रक्चर में एक आपको सबसे ऊपर ये सेल्स की लेयर नज़र आ रही है। ठीक है, दिस लेयर ऑफ सेल इज कॉल्ड एज अपर एपिडर्मिस। ये अपर एपिडर्मिस एक कवर से प्रोटेक्टेड है विच इज द वैक्सी क्यूटिकल। इस अपर एपिडर्मिस के साथ नीचे आपको ये लॉन्ग सेल्स नज़र आ रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज पैलिसेड लेयर। इनके बीच में जो ये आपको डॉट्स हैं दे आर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये रहे आपके क्लोरोप्लास्ट जो इनके अंदर ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं ग्रीन कलर के। इसके बाद एक और स्पॉन्जी मीजोफिल की लेयर है, इसमें भी आपके क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं। और लास्ट लेयर लोअर एपिडर्मिस, और लोअर एपिडर्मिस के ऊपर भी ये क्यूटिकल है, लेकिन लोअर एपिडर्मिस में आपको एक स्ट्रक्चर और देखने को मिल रहा है, दैट इज़ दी गार्ड सेल्स। ना ये गार्ड सेल जो हैं ये स्टोमेटल ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं। इसके बारे में अभी हम 1-2 मिनट के बाद अभी इसी लेक्चर में देखेंगे, बट ये आपका ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ है। और हमने बात करनी है अभी क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इज़ वन ऑफ द सेल ऑर्गेनेली जो कि आपको सिर्फ प्लांट्स में मिलेगी। प्लांट सेल में ही आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे, एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट आर नॉट प्रेजेंट। अब अगर हम क्लोरोप्लास्ट का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें तो कैसे देखेंगे हम? क्लोरोप्लास्ट की ये डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन है, और ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसमें डीएनए और राइबोसोम भी है। तो इसीलिए क्लोरोफिल को ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर, सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। थोड़ा और इसके अंदर जाकर देखें क्या है। इसमें आपको ये कुछ लेयर्स नज़र आ रही हैं। ये कुछ इस तरीके की लेयर्स होती हैं जिसे आप कॉइन्स का बंडल बना के रख दें। ठीक है, जैसे कॉइन्स का बंडल, एक कॉइन्स का बंडल ये है, एक कॉइन्स का, कुछ इस तरीके का ये स्ट्रक्चर दिखता है। इसमें एक इंडिविजुअल कॉइन को हम थैलाकॉइड बोलते हैं और पूरे बंडल को हम ग्राना बोलते हैं। ठीक है, बाकी जो आपका ये ओपन, ये जो बाकी का एरिया है आपका, दिस इज़ नोन एज स्ट्रोमा। ठीक है, दिस इज़ नोन एज स्ट्रोमा, जो ये आपका बाकी का एरिया है। नाउ वन ग्राना इज कनेक्टेड टू द अदर ग्राना विद द हेल्प ऑफ अ लैमिले। लैमिले की मदद से ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहीं पर आपका फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होगा। ये क्लोरोफिल अब कहाँ है? ये जो आपने थैलाकॉइड्स देखे, इसके ऊपर ये पिगमेंट की फॉर्म में कलर्ड पिगमेंट क्लोरोफिल ए, बी, ये प्रेजेंट होते हैं थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन्स पर। इनका काम क्या है ना? क्लोरोफिल ही आपके ऐसे पिगमेंट्स हैं जो सनलाइट को कैप्चर कर सकते हैं। आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर। लेट मी क्लियर द स्क्रीन नाउ। सो अब हम चलते हैं अपने थर्ड रॉ मटेरियल जो हमारा फोटोसिंथेसिस बनाने के काम आएगा, क्योंकि एंड यू मस्ट नो कि लीफ आर कॉल्ड एज द किचन फैक्ट्री, किचन ऑफ द प्लांट या फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, क्योंकि खाना लीफ में बनेगा। ठीक है, क्योंकि लीफ के पास ये क्लोरोफिल है बहुत ज़्यादा, दे आर ग्रीन इन कलर बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। जितने ज़्यादा क्लोरोफिल उतना ज़्यादा फूड मैन्युफैक्चरिंग का काम। यंग प्लांट्स में जो यंग स्टेम होती है उसमें भी क्लोरोफिल होते हैं। ग्रीन स्टेम जो आपको दिखती है वो स्टेम्स भी फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आप एटमॉस्फेयर से एंटर करेगा प्लांट के अंदर। कैसे एंटर करेगा प्लांट के अंदर? ये जो हमने लोअर एपिडर्मिस में यहाँ पर देखे थे, ये 2 गार्ड सेल्स और बीच में स्टोमेटा, यही इसका स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर एनलार्ज्ड डायग्राम है। नाउ दे आर द गार्ड सेल्स, और ये जो ओपनिंग है बीच में जो होल है, दिस होल और द ओपनिंग इज कॉल्ड स्टोमेटल पोर। और जो इस होल को या पोर को ओपन या क्लोज करने का काम कर रहे हैं वो ये गार्ड सेल्स कर रहे हैं। गार्ड सेल्स के अंदर जब पानी भर जाता है
तो गार्ड सेल्स बिल्कुल स्वोलन हो जाते हैं और स्वोलन होने की वजह से ये ओपनिंग बन जाती है। अब ये ओपनिंग यहाँ क्यों बनती है? क्योंकि जो गार्ड सेल्स की इनर लेयर है वो थिक है एज कम्पेयर टू आउटर लेयर, तो थिक वॉल अंदर की तरफ पुल हो जाती है और ये ओपनिंग को क्रिएट कर देता है। इसमें पानी भर गया, ये फूल गए, स्वोलन हो गए और स्टोमेटल ओपनिंग बन गई। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, रात हो गई है, ठीक है, अब प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, ये यहाँ से वाटर बाहर आ जाएगा और जो आपके गार्ड सेल्स हैं दे विल गेट श्रिंक होने से स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। स्टोमेटा क्लोज होने से कार्बन डाइऑक्साइड अब प्लांट के अंदर नहीं आएगी। सो स्टोमेटा की ओपनिंग या क्लोजिंग के लिए गार्ड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल, और ये साइड पे प्लांट्स के बाकी सेल्स हैं सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ रॉ मटेरियल, दैट इज वाटर। वाटर एंटर द प्लांट थ्रू द रूट्स, और जो यहाँ पर प्रोसेस यूज होगा दैट इज बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से प्लांट के रूट्स में वाटर प्लांट के अंदर एंटर होगा। सो दिस इज ऑस्मोसिस। वाटर के साथ साथ बाकी भी बहुत सारे मिनरल्स जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये भी प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। नाउ यू मस्ट नो कि नाइट्रोजन एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो कि प्लांट यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग प्रोटीन, और ये नाइट्रोजन नॉर्मल नाइट्रोजन की फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है नाइट्रेट्स में और नाइट्राइट्स में, फिर ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स प्लांट के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल को अगर हम थोड़ा बहुत आइडिया है तो हमें मालूम है कि कैसे नाइट्रोजन कन्वर्ट होती है इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप इतना भी अगर याद कर लें कि नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में ही प्लांट्स के अंदर जाती है, और वो सॉल्युबल फॉर्म्स हैं नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, और नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है फॉर मेकिंग प्रोटीन, ठीक है। अब हम समझते हैं, अभी हमने रॉ मटेरियल्स देख लिए, ठीक है। अब हमारी जो किचन है उसमें ये सारा हमारा सामान आ गया। क्या क्या चीज़ें आ गई हमारे पास? एनर्जी आ गई, ठीक है। खाना बनाने के लिए एनर्जी चाहिए जो सनलाइट ने दे दी। खाना बनाने के लिए जो यूनिट हमको चाहिए, जो यूनिट जो बनाएगी खाना, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, वो हमको मिल गया। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से अंदर आ गई और पानी हमारा रूट से आ गया। अब क्या होगा इन चारों चीज़ों से? अब बनेगा खाना। चलो देखते हैं खाना बनाने का क्या प्रोसेस है। ये जो ग्राना है इसमें कुछ रिएक्शंस चलते हैं, और जो ये हमारा स्ट्रोमा है इसमें कुछ रिएक्शंस चलते हैं। अब जो ग्राना है, ठीक है, उसमें क्या है, सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ने सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करा। यहाँ पर वाटर एंटर करेगा ग्राना के अंदर, और ये वाटर का ब्रेकडाउन होगा और वाटर में से ऑक्सीजन निकल जाएगी बाहर। जो इसका हाइड्रोजन है वो अंदर यूज़ हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन यूज़ हो जाएगा। और इस लाइट रिएक्शन में दो चीज़ें और बनेगी, एटीपी और NADPH पॉजिटिव। ये तीनों चीज़ें मिलकर जाएंगी एक और रिएक्शन में जो चलेगा आपका स्ट्रोमा में, और ये है आपका डार्क रिएक्शन जिसको केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर केल्विन की स्पेलिंग अलग है। केल्विन एक आपका टेम्परेचर में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो केल्विन है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम C। अब ये डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी और इससे बन जाएगी ग्लूकोज। अब ये थोड़ा हो रहा है कॉम्प्लिकेटेड, इसको हम दोबारा से समझेंगे कि लाइट रिएक्शन में पहले तो यहाँ पर एक हम रिएक्शन देखते हैं कि रिएक्शन क्या है। हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। इस कार्बन डाइऑक्साइड से जो ये ग्लूकोज बन रहा है, इसमें देखो C है, O है, लेकिन इसमें एक चीज़ ऐड हुई है दैट इज़ हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन कहाँ से आई? वाटर से।
अब यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है और आपको पता भी है कि जब किसी सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो जाती है तो उस तरीके के रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू ग्लूकोज। ठीक है, अब वापस अपने डायग्राम पर आते हैं तो इट विल मेक यू मोर क्लियर एंड इट विल बी हेल्पफुल। इवन मतलब इसको एज सच लर्न करना इंपॉर्टेंट नहीं है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकॉज इट इज़ नॉट देयर इन योर बुक्स, बट टू हैव एन आइडिया कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस में दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है? ग्राना में, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर जो क्लोरोफिल लगे हुए हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर को तोड़ देते हैं। इस वाटर के हाइड्रोजन को पास किया जाता है डार्क रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके ग्लूकोज बना देती है। तो दो तरह के रिएक्शन चलते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में सनलाइट की कैप्चर, ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर, और डार्क रिएक्शन में रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज। नाउ दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब अगर हम फोटोसिंथेसिस में देखें कि क्या क्या स्टेप्स में फोटोसिंथेसिस हुआ, तो यहाँ पर हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। नाउ ये इवेंट्स दे आर रिटन देयर इन योर बुक्स, सो यू हैव टू लर्न देम। सबसे पहले क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। उसके बाद क्या हुआ? इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा और वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे मैंने भी आपको ये बताया था कि लाइट एनर्जी को कैप्चर किया, वाटर को तोड़ा और ऑक्सीजन को निकाल दिया, हाइड्रोजन यूज़ कर लिया। उसके बाद इस हाइड्रोजन से कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया और आपका बन गया कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आपकी बुक में कुछ एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं, दे आर वेरी सिंपल। एक बार इनको देखते हैं कि क्या है ये। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, आपको ये प्रूव करना है कि आपको क्लोरोफिल नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो कैसे करेंगे हम ये प्रूफ? हम लेंगे एक वेरीगेटेड लीफ वाला प्लांट। वेरीगेटेड लीफ मतलब जिसके ऊपर ग्रीन कलर के अलावा और भी कलर्स हैं। ठीक है, तो उस तरीके की हमने एक लीफ ली, उसको डीस्टार्च करना है हमने, यानी कि उसका फूड ख़त्म करना है। उसका फूड ख़त्म कैसे करेंगे? हम उसको डार्क रूम में रख देंगे और जो भी उसका स्टार्च होगा वो प्लांट अपने लिए यूज़ कर लेगा और लीफ में से स्टार्च ख़त्म हो जाएगा। अब इस डीस्टार्च प्लांट को हम सनलाइट में रखेंगे फॉर 6 आवर्स। अब क्या सनलाइट में रखने से क्या हुआ कि प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर दिया। अब हमने वो लीफ ली और उसके एरियाज़ मार्क करे। एक पेपर पे हमने ड्रॉ कर लिया कि इसका ग्रीन एरिया कहाँ है और दूसरे कलर्स का एरिया कहाँ है, और उसको एक पेपर पर हमने ड्रॉ करके रख लिया। अब इस लीफ को हम लेंगे और इसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या करेंगे? पहले हम लीफ को डालेंगे बॉइलिंग वाटर में, जिससे कि लीफ हो जाएगी सॉफ्ट। फिर हम लीफ को डालेंगे अल्कोहल में। अल्कोहल में इसको कुछ टाइम तक बॉईल करेंगे, इससे इसका क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगा। क्लोरोफिल रिमूव करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्लोरोफिल रिमूव करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि लीफ का अपना ग्रीन कलर ख़त्म हो जाए और अगर कोई और कलर चेंज हो रहा है तो हमको दिखे। अगर लीफ ऑलरेडी ग्रीन होगी तो हमें इसके ऊपर कलर चेंजेस अच्छे से नज़र नहीं आएंगे, तो हमने इसको कलरलेस करने की कोशिश करनी है। फिर हमने इसको वॉश करा। वॉश करने से अल्कोहल भी हट गया, क्लोरोफिल भी हट गया। ठीक है, और अब हमने इसके ऊपर डाला आयोडीन। तो व्हाट वी विल सी दैट जो पार्ट हमारा ग्रीन कलर का था वो तो हमारा हो गया ब्लू ब्लैक, लेकिन जो नॉन ग्रीन एरिया था वो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। तो इससे क्या पता चला कि ग्रीन एरिया ने करा फोटोसिंथेसिस और नॉन ग्रीन एरिया ने फोटोसिंथेसिस नहीं करा। तो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट chlorophyll is necessary for photosynthesis. Now the last topic is about कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसको कैसे करेंगे? हमने सिमिलर 2 प्लांट्स लिए,
और इनको बंद कर दिया एक बेल जार के अंदर। एक को नॉर्मली बेल जार में इनक्लोज कर दिया, एक को हमने इनक्लोज किया एक डिश में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखकर। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा तो इसके अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने एब्जॉर्ब कर लिया। सो इवेंचुअली क्या हुआ, इस प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा है क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लिया और इस प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। ठीक, कुछ देर के बाद हमने फिर एक्सपेरिमेंट करा और हमने देखा कि जो ये वाले प्लांट की लीफ है, ठीक है, इस प्लांट की लीव्स के पास हमको स्टार्च फॉर्मेशन नहीं दिखा, जबकि इस प्लांट की लीफ के पास हमको आयोडीन डालने पर स्टार्च फॉर्मेशन दिखा। स्टेप्स आपने वही करने हैं, अल्कोहल में बॉईल करना है, वाटर में बॉईल करना है, आयोडीन डालना है। तो इसमें हमको ब्लू ब्लैक कलर नज़र आया, इसमें हमको ब्लू ब्लैक कलर नज़र नहीं आया। तो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। नाउ दिस वाज द एंड ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक लेक्चर देखने के बाद रीड योर एनसीईआरटी, बिकॉज एनसीईआरटी के बिना नहीं चलेगा। रीड योर एनसीईआरटी and you can watch this lecture again. Happy learning, stay blessed, wait for the another lecture.